ऑलराइट बच्चों, सो अब हम आज की इस क्लास के अंदर सीखेंगे पूरा ये चैप्टर न्यूक्लियाई। छोटा सा चैप्टर है, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में इसका जो वेटेज है वो 2 से 3 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 2 से 3 मार्क्स का है। हालांकि रिसेंट ईयर में पूछा गया था इस पर से एक सवाल। अब वो जो 3 मार्क्स के जो भी चैप्टर्स हैं, जैसे आप इससे पहले एटम पढ़े, एटम के बाद में उससे पहले पढ़े ड्यूल नेचर, प्रेडिशन, मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये सब 3-3 मार्क्स वाले ही चैप्टर हैं। तो 3 मार्क्स वाले चैप्टर की खास बात ये होती है कि या तो तीनों एमसीक्यू पूछ लेगा, या तो एक न्यूमेरिकल पूछ लेगा, या तो एक 2 मार्क्स का सवाल और एक एमसीक्यू पूछेगा। अब अगर मैं बात करूं न्यूक्लियाई का पूरा एनसीईआरटी, आपको सब एक एक चीज समझाऊंगा। मोस्टली इसके अंदर थियोरी है और बहुत अच्छी अच्छी चीजें जो बहुत टफ लेवल की चीजें थी वो एनसीईआरटी के सिलेबस से 2 साल पहले ही डिलीट कर दी गई हैं। तो जितना मैं आपको पढ़ाऊं, जिस हिसाब से मैं आपको सारी बातें बताऊं, अगर आप बेटा वो कंठस्थ कर ले गए तो ये चैप्टर आपका पक्का 3 मार्क्स आपको दे करके जाएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट प्राइम टॉपिक कौन से हैं जहां से क्वेश्चन आपका बनता है, बना था और इस बार भी बनेगा। तो इसको आप लोग सभी मेरे साथ साथ नोट डाउन कर लें। आप बच्चा पार्टी भी जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं ऑनलाइन, और जो बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं यहाँ के भी बच्चा पार्टी लिख लें प्राइम टॉपिक, ताकि आप रिवीजन कर सको। इसमें बेटा ये जो प्राइम टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। छोटे छोटे एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस बनेंगे, वो सब आपको बताऊंगा। उसके बाद हम इस चैप्टर में जाएं तो एक ग्राफ है और एनसीईआरटी के कुछ इक्वेशंस हैं जो कि न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिजन प्रोसेस से रिलेटेड है। ठीक है, ये वो टॉपिक है बच्चा जहां से पक्का आपका सवाल बनेगा। पूरा ध्यान से आप मुझे देखोगे तो सब कुछ कवर हो जाएगा, और इतना अगर आप कर लोगे तो बात आपकी बन जाएगी, तय है। चलिए समझते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। नहीं, बट उससे पहले हमें थोड़ा बेसिक सीखना है। बेसिक्स ऑफ न्यूक्लियाई। अगर मैं आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को ओपन करूं तो शुरुआत में पूरी कहानी दी गई है। देखिए यहीं से छोटे छोटे मुद्दे बनेंगे। एटॉमिक मासेस, कंपोजिशन, कौन कौन है उसमें, एयू क्या है, ये सारी बातें मैं आपको डिटेल में एक एक करके समझाता हूँ। तो लिखते चले जाएं मेरे साथ साथ। सबसे पहला जो की पॉइंट है बच्चों वो ये है प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हम प्रेजेंट कैसे करते हैं? तो न्यूक्लियस को अगर एक एलिमेंट मानो तो उसको प्रेजेंट करने का ये तरीका है, Z X एंड देन A। जहां पर Z का मतलब क्या है? तो Z का मतलब याद रखो एटॉमिक नंबर। क्या याद रखना है बच्चा? एटॉमिक नंबर। और A का मतलब है बच्चा मास नंबर। आप एटॉमिक मास नंबर भी कह सकते हो। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अगर हम एटॉमिक मास नंबर में से Z को माइनस कर देंगे तो हमें न्यूट्रॉन नंबर मिलेगा। क्या मिल जाएगा? न्यूट्रॉन नंबर। यानी n बराबर क्या होता है? A माइनस में Z। अगर यहां 100 है, यहां 50 है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना? 50। बन गया आपका एक एमसीक्यू। यहां से एक एमसीक्यू आ सकता है। समझ गए? तो अगर मुझे एलिमेंट दिया हुआ है, वहां से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछेगा तो हम निकाल सकते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ये प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूक्लियस है। ओके, बहुत अच्छे भाई साहब। दूसरी बात, क्या न्यूक्लियस एटम का कोर होता है? अरे हाँ ना तो बोलो। हाँ सर। लास्ट क्लास में रुदरफोर्ड के अंदर भी आपको एक्सपेरिमेंट में बताया था कि जो अल्फा पार्टिकल्स गया था 180 डिग्री पर रिबाउंड हो गया था। दैट मीन्स प्यारे बच्चों कि ये जो होता है न्यूक्लियस, वो कोर होता है एटम का, और इसकी जो साइज होती है वो एफएम के बराबर होती है। फेम्टोमीटर इसे कहा जाता है। 10⁻⁻15 मीटर। कितना? 10⁻⁻15 मीटर। हमें याद रखना है। इसे फर्मी भी कहा जाता है, कई जगह पर इसे फर्मी कहते हैं। फेम्टोमीटर भी कहा जाता है। जैसे हम कहते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, है ना? वैसे एक एफएम में कितना मीटर? करेक्ट। ये आपका एमसीक्यू फिर से बन जाता है। तीसरी बात, न्यूक्लियस में कौन होता है? बच्चों वाली बात, न्यूक्लियस में पानी रहता है? भाई पानी नहीं होता। न्यूक्लियस के अंदर कौन होता है बेटा? तो न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें होती हैं। बोलो कौन कौन होता है? प्रोटॉन
और कौन होता है? न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के नंबर्स को, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स का मतलब न्यूक्लियस में रहने वाले लोग, जैसे पृथ्वी पर हम सब रहते हैं वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर जो भी रहता है बेटा उसको हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। नंबर 4, अच्छा एटम का मास बहुत बड़ा होता है कि बहुत छोटा होता है? एटम बहुत छोटा होता है। सोच के देखिए, अगर एटम ही बहुत छोटा है तो न्यूक्लियस तो उससे भी छोटा है ना, न्यूक्लियस तो और ज्यादा हो गया, बहुत ही ज्यादा कम हो गया। इसीलिए इसका जो मास होता है एक स्पेशल यूनिट से मापा जाता है। तो यूनिट ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियस, साथ साथ में लिखते रहें बच्चों, जो भी वीडियो को देख रहे हैं, जो बच्चे मेरे सामने इस वक्त बैठे हैं सभी लोग, यूनिट ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियस, इसको AMU कहते हैं। फुल फॉर्म बता सकते हो क्या बच्चा? जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो भी बताएं। करेक्ट, एटॉमिक मास यूनिट। यहाँ से जवाब आ गया। जो बच्चा वीडियो देख रहा है वो भी जवाब दे देगा, भैया हमको फील हो जाएगा। तो एटॉमिक मास यूनिट, बहुत अच्छे। तो क्या है ये बेटा एटॉमिक मास यूनिट? एटॉमिक मास यूनिट इज बेसिकली यूनिट ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियस। बहुत बड़ा नहीं होता, बहुत छोटा होता है, और इसकी फिक्स वैल्यू होती है 1.66 10⁻⁻27 kg। तो वे मेरी बात समझ में नहीं आई? आई, गुड वन। इसमें समझने वाली कोई चीज नहीं है, याद करने वाली चीज है, ठीक है। तो 1 MU इज इक्वल टू बेटा 1.66 10⁻⁻27 kg। MCQ बन सकता है बेटा, यहाँ से सवाल बन सकता है, ग्राम में पूछ ले तो हम ये कर सकते हैं। एक और छोटी सी बात जो कि आपके NCERT में लिखी हुई है उसे भी याद कर लीजिए। मास स्पेक्ट्रोमीटर, कौन सा मीटर? हाँ, मास स्पेक्ट्रोमीटर नाम की एक चीज होती है जिससे न्यूक्लियस के मास को मापा जाता है। ठीक है बेटा, याद रहेगा। और एक और चीज याद रखो कि ये जो वैल्यू आया है 1.66 10⁻⁻27 kg ना, वो अनएक्साइटेड C12 एटम का 12th पार्ट है। क्या भूल गए सर, एक बार फिर से बताइए। अनएक्साइटेड C12 एटम का कौन सा भाग? 12वां भाग। ये भी बन सकता है, तो इसे लिख लेते हैं। कितने मुद्दे हुए? इसको पूरा मुद्दे वाइज चलिए, ऐसे ही खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं है, बहुत छोटा सा प्यारा सा चैप्टर है, बार बार इतना ही रिवाइज करना, ठीक है। 1 AMU इज इक्वल टू अनएक्साइटेड C12 का 12th पार्ट, और जितना आता है बेटा वही है आपका 1.66 10⁻⁻27 kg। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वाह वाह, आनंद की अनुभूति आ गई। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है बच्चों जो ये मास को माप सकता है? अभी लिखवाया बावरो, अभी लिखवाया भाई तुम लोगों को, मास स्पेक्ट्रोमीटर। AMU का फुल फॉर्म क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। कैसे आता है? तो अनएक्साइटेड C12 का 12th पार्ट लेते हैं, वो उतना ही हो जाता है। और न्यूक्लियॉन्स किसे कहते हैं भैया? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स जो भी है ना, उनके नंबर्स को ही न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। जैसे हम पृथ्वी पर रहते हैं बेटा, वैसे ही ये। चलिए और समझते हैं। 5 6 7। अब सुनिए बेटा, आइसोटॉप्स। बताओ आइसोटॉप्स का मतलब? आइसोटॉप्स वो एलिमेंट होते हैं, वो न्यूक्लियाई होते हैं जिनका Z बेटा सेम होता है, लेकिन A क्या होता है बाबू? डिफरेंट होता है। सुने हो कि नहीं सुने हो भाई? केमिस्ट्री में पढ़े तो होंगे ही आप लोग, नहीं? अरे पढ़े ही होंगे। अच्छा पढ़े हैं, ठीक है। एग्जाम्पल दे दीजिए सर जी। 1H2 1H1 एंड 1H3, इसमें से हाइड्रोजन कौन है बाबू? बिचवा वाला हाइड्रोजन ही है तीनों, लेकिन दीज आर द आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, बिकॉज इफ यू सी नीचे 1 1 1 है, नीचे वाला क्या प्रेजेंट करता है? Z एटॉमिक नंबर, और ऊपर वाला क्या प्रेजेंट करता है? एटॉमिक मास नंबर। तो देखिए सबका ये डिफरेंट है, एक होता है हाइड्रोजन, एक होता है ड्यूटेरियम, और एक होता है ट्रीटियम। दीज आर द आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। शाबाश। दूसरी बात, एक होता है बेटा आइसोबार। व्हाट डू यू मीन बाय आइसोबार? तो जिसका Z डिफरेंट होगा, जिसका क्या डिफरेंट होगा? करेक्ट, Z आपका डिफरेंट होगा, लेकिन A क्या होगा बच्चों? सेम होगा। समझ में आई बात? हाँ सर। जैसे 6C12
और 7 and 12, आप देखिए Z डिफरेंट है लेकिन ये क्या है, सेम सेम है। नंबर 9, एक होता है बेटा आइसोटोन। कौन सा टोन, आइसोटोन। इसको याद करने का तरीका, आइसोटोन न्यूट्रॉन, ऐसे याद रख लो। तो आइसोटोन वो होता है जिसमें ए भी सेम हो, जेड भी सेम हो, सॉरी ए डिफरेंट होगा, जेड भी आपका बेटा क्या होगा, डिफरेंट होगा, लेकिन क्या सेम होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ए तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई क्या, आ गई, वेरी गुड, धन्यवाद, बहुत अच्छा, आनंद की अनुभूति आ गई। एग्जाम्पल ले ले बेटा, जैसे मैं तेरे को बोलूं 4Be9, बता बेटा Be क्या है, हाँ बेरिलियम है, शाबाश। और बाजू में लिखा 5B10, सही है, B फॉर बोरोन, नॉट बोरो प्लस, B फॉर बोरोन, Be फॉर बेरिलियम। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना बेटू, 5, 9 में से 4 गया तो 5, और इसमें 10 में से 5 गया तो 5। तो देखो A डिफरेंट है 9 से 10, बेटा 4 से 5 Z डिफरेंट है, लेकिन आप इन दोनों का डिफरेंस लो 5, इन दोनों का डिफरेंस लो 5, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो गया दोनों में, सेम सेम। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन बेरिलियम एंड बोरोन बोथ आर 5, दैट्स व्हाई दे आर सेड टू बी, क्या कहे जाएंगे एक दूसरे के, आइसोटोन ऑफ ईच अदर। ये आपके सीबीएसई में ये वाले एमसीक्यू के अच्छे वाले सवाल है। एक और चीज है लेकिन वो अब सिलेबस से हटाई जा चुकी, तो उसे मैं नहीं लिखवाता हूं, एंड दैट इज आइसोमर। सिर्फ नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, याद रखिए आइसोमर वो होगा जिसका न्यूट्रॉन भी सेम होगा, क्या कहते हैं, जेड भी सेम होगा, एटॉमिक मास नंबर भी सेम होगा। सर जी जब सब सेम होगा तो डिफरेंट क्या होगा, तो डिफरेंट होगा बेटा रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी। क्या डिफरेंट होगा, रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब हमने रुदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में सीखा था कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स दुनिया में मौजूद हैं जो अपने में से कुछ छोड़ते हैं, क्या, अल्फा, बीटा, गामा, रेडिएशंस करते हैं। तो अगर मान लो मैं मार्केट गया और मैंने मार्केट से 10 ग्राम यूरेनियम खरीदा, ठीक है, 10 ग्राम यूरेनियम खरीदा, तो इस 10 ग्राम में से मैंने 5 ग्राम आपको दे दिया और 5 ग्राम मैंने अपने पास रखा, तो क्या दोनों ही 5-5 ग्राम यूरेनियम सेम है, हाँ सर सेम है, कहेगा चिंता कहाँ है सर, दोनों में 92 × 234 है। लेकिन जब प्रैक्टिकली इसको लैब में लेके जाते हैं तो इससे निकलने वाली अल्फा की रफ्तार, किसकी रफ्तार बच्चों, किसकी रफ्तार, किसकी रफ्तार, अल्फा क्या है, अरे यार अभी तो सिखाया, यूरेनियम का काम क्या होता है, तो रेडिएशन के फॉर्म में क्या निकालता है, अल्फा, बीटा और गामा। तो मैंने वही तो पूछा, तो कंफ्यूज काहे हो गया रे तू लोग, हम कैमरा में देख रहे हैं इसका मतलब नहीं तू लोग को नहीं देख रहे हैं। अल्फा की रफ्तार, अल्फा की रफ्तार यदि इसमें 10 मीटर पर सेकेंड होगा तो इसमें कितना होगा बेटा, 5 मीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब ये है पार्थ कि स्पीड ऑफ द रेडिएशन विल बी डिफरेंट, and this is nothing but this is the property regarding radioactive property. That's why I said कि isomer are those type of element जिसका सब सेम होता है ZAN, बट क्या डिफरेंट होता है, प्रॉपर्टी, किस चीज की प्रॉपर्टी, घर की, रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी। क्या होता है रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी, अल्फा बीटा गामा को छोड़ना, एक 100 मीटर पर सेकंड से छोड़ रहा होगा भाई साहब, तो एक हो सकता है 5 मीटर से छोड़े, मीटर पर सेकंड से, तो उसकी प्रॉपर्टी अलग हो गई, तो हम उसको आइसोमर कहते हैं। क्या कहते हैं, धन्यवाद, भगवान आप सबका भला करे बच्चों। चलिए तो कुछ बेसिक बेसिक बातें हो गई, और समझिए नंबर 10, यहां से बेटा न्यूमेरिकल बनेगा, वो भी 2 मार्क्स का। अभी हाल ही में 2024 के पेपर में यहां से न्यूमेरिकल बना था जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं, दैट इज रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। किसका न्यूक्लियस बच्चों, जोर से बोलो, अरे मिलकर बोलो, भारत माता की, जोर से बोला करो बच्चा, जय। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, पहले सोच, क्या हाइड्रोजन से लिथियम, बेरिलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, स्केनेडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, आगे यूरेनियम, थोरियम, पेंटेनियम तक जाने पर सभी न्यूक्लियस की साइज सेम है या डिफरेंट डिफरेंट है, कैसे डिफरेंट है, एग्जैक्टली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अंदर बढ़ जाते हैं, उसके बेसिस पर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बढ़ जाते हैं, तो साइज इतू सी थी फिर बड़ी हो गई, तो साइज अगर बड़ी हो रही तो रेडियस भी ऑब्वियसली चेंज होगा। तो जो रेडियस होता है बेटा उसका फिक्स फॉर्मूला है, अपने को सीधा याद रखना है,
आर बराबर आर नॉट ए की पावर 1/3। किसकी पावर a/3? किसकी पावर a/3? ए की पावर 1/3। जहां आर नॉट का मतलब कांस्टेंट है और इसकी फिक्स वैल्यू दी रहती है 1.1 FM टू 1.2 FM। व्हाट डू यू मीन बाय FM? थोड़ी देर पहले ही बताया था, फर्मी फेम्टोमीटर 10⁻⁻15। और ये जो ए है बेटा वो क्या है? बोलो क्या है? मास नंबर। अर्थात किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का जो मास नंबर होता है बच्चों, उसका 1/3 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारा रेडियस होता है। न्यूमेरिकल किस लेवल का आता है? हाँ, न्यूमेरिकल किस लेवल का होता है बच्चों वो समझ लो। जैसे हमने एक क्वेश्चन कहा 2 मार्क्स में कि 2 एलिमेंट्स है, फाइंड द रेशियो ऑफ न्यूक्लियस रेडियस, find ratio of nucleus radius of two nuclei of x127 to x18 ऐसा दिया हुआ है बच्चों। फाइंड द रेशियो ऑफ न्यूक्लियस रेडियस ऑफ 2 न्यूक्लियाई। मुझे इन दोनों x1 और x2 का रेडियस फाइंड करना है। तो कैसे निकालेंगे नंदिनी? गजब, R0/R0। यहाँ का a कितना है? 27 की पावर कितनी? 1/3। और 8 का पावर कितना बच्चों? 1/3। क्या कटेगा? खोपच 27 किसका क्यूब है बच्चों? तो 3 का क्यूब कट जाएगा तो 3। ये किसका क्यूब है बच्चों? 2 का। तो ये आंसर आ गया देख 3/2। पिचकू सवाल। तुझे मेरी बात समझ में नहीं आई? आ गई? ठीक है। तो ये हो गया आपका। ऐसे दुनिया भर के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, अलग अलग एलिमेंट दे देगा आपको, रेडियस पूछ लेगा बेटा, तो सीधा सीधा कर लेना। वेरी गुड बेटा अर्जित, बहुत अच्छे। आइए नंबर 11। पूरे चैप्टर को मैं से पॉइंट में तोड़ रहा हूँ, 12 13 14 15 पॉइंट में खत्म हो जाएगा। उसके बाद सुनो कहानी, ध्यान से सुनो। कहाँ पहुंचे हम? यस सर। तो अब डेंसिटी की बात करते हैं। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। चलिए बेटा, ये बच्चा डेंसिटी कैसे फाइंड करते हैं? हाउ टू फाइंड डेंसिटी? मास बाय वॉल्यूम। आपको लगेगा मास्टर साइको है, लेकिन मास्टर के पढ़ाने का बोलने का ये अंदाज है, क्या करूं अभी। तो मास बाय वॉल्यूम। हम किसकी डेंसिटी फाइंड कर रहे हैं? न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस में टोटल लोग कितने हैं? मास नंबर के जितने हैं। समझ में आ रहा है? और हर एक प्रोटॉन का या न्यूक्लियस का मास, देखो वैसे मास ऑफ प्रोटॉन इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, एंड मास ऑफ प्रोटॉन इज व्हाट? 1.66 10⁻⁻27 kg होता है ना, तो ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 1 AMU होता है। मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, इनके मास को मैंने m मान लिया। और ऐसे टोटल कितने लोग हैं? मास नंबर के जितने, a के बराबर। तो बेटा टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस कितना हो गया? समझिए a क्या है? a क्या है बच्चा? मास नंबर, उतने लोग जितने लोगों का मास है, और हर एक का मास m है, तो पूरे न्यूक्लियस का मास कितना हुआ? ma। शाबाश। तो गलती मत करना, बहुत सारे बच्चे इसमें गड़बड़ा देते हैं, a को बोलते हैं मास है। नहीं, a मास नंबर है जिसको अपने को किससे मल्टीप्लाई करना है? किसी भी एक प्रोटॉन या किसी भी एक न्यूट्रॉन के मास के बराबर मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करते ही जो तुम्हें मिलेगा वो क्या है? वो मास है। a क्या है? मास नंबर, गलती मत कीजिए। और a इंटू मास क्या है? मास ऑफ द न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं बेटा? करेक्ट, you have just seen the formula of R. It is R0 का क्यूब and then A only. कहां से आया A? 3 का क्यूब करेंगे तो खुपच कट जाएगा। नाउ जल्दी से बताओ बेटा, क्या एवरीथिंग इज कांस्टेंट इन दिस इक्वेशन? हाँ, ये पूरा कांस्टेंट को सॉल्व करने पर आंसर अप्रॉक्स 10⁻17 kg पर मीटर का क्यूब आता है। याद रखना है, कितना आता है?
10 पावर 17 kg पर मीटर का क्यूब। अब एमसीक्यू क्या बना है सीबीएसई बोर्ड के अंदर या किसी भी बोर्ड के अंदर, सीबीएसई ने एक साल पहले पूछा था कि भैया राजा बाबू प्राणनाथ संकट मोचन 7n14 और 8O16 ऊपर वाला कौन सा एलिमेंट है बच्चों? नाइट्रोजन। नीचे वाला का डेंसिटी पूछा था, डेंसिटी का रेशियो आप लोग बता सकते हो? हरजीत बेटा तुरंत आंसर देता, आप लोग भी बताओ। बाकी सारे बच्चे कमेंट कीजिए, ये वीडियो जब भी आप देखें। 1 ही होगा, शाबाश। क्योंकि हम कोई भी एलिमेंट लेंगे, देखो हर बार यही तो प्रोसेस होगी बच्चों, हर बार नीचे वाला ए का क्यूब ऊपर वाले ए के साथ खूपाच कट जाएगा। एवरी टाइम वी विल गेट द सेम रिजल्ट 10 टू द पावर 17। तो इससे सवाल बन गया, हर एक न्यूक्लियाई की डेंसिटी कांस्टेंट है, कितनी? यानी नाइट्रोजन की भी 17 10 की पावर में और ऑक्सीजन की भी उतनी। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1:1। स्मार्ट क्वेश्चन। निया 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 आया? क्या समझ में आया? डेंसिटी कांस्टेंट ही रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि वो ए और ए कट हो जाएगा, हर बार कट जाएगा बच्चों। ठीक है चलो, तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस की भी बात हो गई, बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो हम पॉइंटर पढ़ेंगे उसको थोड़ा न्यूक्लियर फोर्स से संबंधित समझिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। नंबर 12 बच्चा, अगर मैं न्यूक्लियस की बात करूं तो न्यूक्लियस में कोई फोर्स है या नहीं है? है। देखते हैं कौन कौन सी फोर्स है। मान लो यहां पर एक प्रोटॉन है और यहां पर एक प्रोटॉन है और यहां पर एक न्यूट्रॉन है, बराबर। प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में कैसा फोर्स है? एग्जैक्टली। सो प्रोटॉन एंड प्रोटॉन, बिकॉज बोथ आर पॉजिटिव, दे आर द लाइक चार्जेस, दे विल रिपेल ईच अदर। दे विल 100% रिपेल ईच अदर। अच्छा, व्हाट विल बी द फोर्स का टाइप बिटवीन प्रोटॉन एज वेल एज न्यूट्रॉन? क्या न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है? कोई साइन है उस पे? तो ना तो अट्रैक्शन ना तो रिपल्सन, जो हम अभी तक पढ़े हैं उसके बेसिस पे। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने पढ़ा था लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट। तो भैया अपने को तो समझ में आ रहा है इनके बीच में रिपल्सन है, लेकिन इसके बीच में कुछ भी नहीं है ना? तो ऐसा सोच, एक ही प्रोटॉन होता है कि बहुत सारे प्रोटॉन्स होते हैं? अगर बहुत सारे प्रोटॉन्स होते तो सबके बीच में आर 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 लगता ना? आर 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 आर, रिपल्सन 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 रिपल्सन, बूम, न्यूक्लियस फूट जाता ना भाई। न्यूक्लियस फूट जाता तो एटम ही नहीं रहता। एटम नहीं होता तो कोई एलिमेंट इस ब्रह्मांड पे नहीं होते, ना आप होते ना मैं होता, कुछ होता ही नहीं। लेकिन हम सब हैं, मतलब कोई तो है जो इस आर आर को जकड़ कर रख रहा है। हु इज दैट फोर्स? Exactly. This is the reason why we say nuclear force is the heaviest force of the entire ब्रह्मांड। इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे heaviest force किसको कहा जाता है? न्यूक्लियर फोर्स को। तो बेटा याद रखिएगा, प्रोटॉन प्रोटॉन हो, प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो, सबके बीच में न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्स है वो न्यूक्लियर फोर्स है। अच्छा, सवाल असर्शन रीजन का बन सकता है, क्या देयर इज ओनली न्यूक्लियर फोर्स इनसाइड द न्यूक्लियस? नो सर, there is electrostatic force as well. Along with बच्चों, I would say gravitational force. Who will explain why there is gravitational force? अच्छा बेटा, gravitational force कब लगता है? Formula of gravitational force. Come on. G, अरे यार, gravitational force का फॉर्मूला नहीं पता। G m1m2/r²। तो क्या प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास है? हाँ, तो फोर्स तो लगेगा ना, अट्रैक्टिव फोर्स है उनके बीच में। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी है बिकॉज उनका मास है। मास नेग्लिजिबल थोड़ी है, हमारे लिए नेग्लिजिबल है, फिजिक्स की भाषा में नेग्लिजिबल थोड़ी है। तो इनके सबके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स भी है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी है, बट इन सब का बाप है कौन? न्यूक्लियर फोर्स। अगर आपको असर्शन पूछ ले कि देयर इज ओनली न्यूक्लियर फोर्स इनसाइड द न्यूक्लियस, असर्शन गलत हो गया। रीजन, देयर इज ओनली न्यूक्लियर फोर्स, रीजन भी गलत है और रीजन
गलत एक्सप्लेनेशन भी है, तो ध्यान रखना बच्चा कि न्यूक्लियर फोर्स नहीं होता, न्यूक्लियर फोर्स के साथ साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स भी होता है। तीसरा, नेचर ऑफ न्यूक्लियस फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव। कैसा होता है ये? ऑलवेज अट्रैक्टिव। ऑलवेज अट्रैक्टिव नहीं कह सकते, नेचर ऑफ न्यूक्लियर फोर्स विल बी सेम फॉर ऑल न्यूक्लियॉन्स। आपके एनसीईआरटी का निचोड़ है बेटा, ध्यान से कीजिएगा। सभी न्यूक्लियॉन्स के बीच का ये वो है, क्या है? सेम नेचर रखता है। मतलब ये भेदभाव नहीं करता कि तू प्रोटॉन है तो मैं तेरे बीच में कुछ अलग लगाऊंगा, तू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है तो तेरे बीच में मैं अलग लगाऊंगा, और ये तू न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रॉन है तो तेरे बीच में अलग लगाऊंगा। नहीं, सबके लिए समान भावना रखता है, सेम फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स। प्रैक्टिकली एक चीज देखी गई बच्चा कि न्यूक्लियस के सेंटर से, ध्यान से सुनना, न्यूक्लियस के भी हम सेंटर की बात कर रहे हैं। न्यूक्लियस हालांकि खुद किसका सेंटर है? तब पानी दे देना। हाँ, गला सूख रहा है भाई आजकल। हाँ, एटम का सेंटर पार्ट क्या कहलाता है? और हम न्यूक्लियस के भी किसकी बात कर रहे हैं? करेक्ट। प्रैक्टिकली देखा गया, क्या देखा गया बताता हूं। मजा आ रहा है? ये नहीं, बड़ा वाला बटन आ रहा है समझ में? दिमाग में गुजरी सारी बातें? चलो, उम्मीद करता हूँ कि जो बच्चे इस वक्त मुझे वीडियो में देख रहे हैं उनका भी एकदम क्लियर हो रहा होगा। एक सेकेंड ना बच्चों, प्यास बुझा लें पहले। ध्यान से सुनना, मजा आएगा। तो न्यूक्लियस को मान लेते हैं मम्मी। क्या मान लेते हैं? अरे जोर से बोलो यार। मम्मी मान लेते हैं। मम्मी के पास 2 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे। एक बच्चा छोटा बच्चा और एक बच्चा बड़ा बच्चा। छोटा बच्चा बड़ा बच्चा कभी भी साथ पे रहना नहीं चाहता। बवाल तो अक्सर होता है, तुम सबके भाई बहन होंगे, तुम्हें पता होगा, हम अकेले नहीं इसलिए हमको नहीं पता, लेकिन अनुभव से बता रहे हैं। तो न्यूक्लियर फोर्स को एक मम्मी मान लो, न्यूक्लियस को एक मम्मी मान लो। तो ये न्यूक्लियस के सेंटर से जैसे ही 0.8 फेम्टोमीटर के रेंज तक जाते हैं, तो 0.8 फेम्टोमीटर तक के रेंज में मम्मी बच्चों को खेलने देती है। क्या करने देती है बच्चों? मतलब बच्चों को खुली छूट है कि मेरा बच्चा, मेरा मुन्ना, अगर तू प्रोटॉन प्रोटॉन है तो लड़ ले, तेरे नेचर के हिसाब से तू रिपल कर ले। लेकिन मम्मा को पता है कि मेरा बच्चा जैसे ही 0.8 फेम्टोमीटर के बाहर जाएगा तो हो सकता है न्यूक्लियस के भी बाहर चला जाए, हो सकता है गेट के भी बाहर चला जाए, हो सकता है सीढ़ी से नीचे गिर जाए। तो मम्मा को डर भी बहुत लगता है। इसीलिए बच्चों, न्यूक्लियर फोर्स को ऐसे समझो कि सेंटर से 0.8 फेम्टोमीटर के डिस्टेंस तक अप टू 0.8 फेम्टोमीटर मम्मा छूट देती है। क्या देती है बच्चों? जाओ अपने अपने नेचर से लड़ो, मारो, भाई बहन अपना बाल वाल खींचो। बहन है तो उसका बाल नोच लेगा भैया, और भैया का मुंह नोच लेगी बहन। तो बोलती है कि रिपेल करेगा। मतलब 0.8 फेम्टोमीटर तक नेचर ऑफ न्यूक्लियर फोर्स इज रिपल्सिव। बट मम्मा को पता है कि ये दरवाजे से बाहर जाएगा तो बेटवा मेरा घर से बाहर भी चला जाएगा। इसलिए बेटा आफ्टर 0.8 फेम्टोमीटर नेचर कैसा? अट्रैक्टिव। मम्मा मारती है। ए तुझे मेरी बात समझ में? मम्मा मार के घर में ले आती। तुझे बात समझ पड़ी? क्या समझ पड़ी? कैसे दिखा? गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। बेटा ये सारी चीजों के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया, बिना एक्सपेरिमेंट के कुछ भी नहीं है। जैसे इलेक्ट्रॉन की जब खोज हुई थी जे थॉमसन, वैसे ही न्यूट्रॉन की भी खोज की गई थी। तो जब न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की खोज की गई, इसका मतलब तुमने किसको तोड़ दिया? आज मेरे शरीर में कितनी हड्डियां, कितने फेफड़े हैं, इंसान बायो पढ़ रहा है तो वो पढ़ पा रहा है क्योंकि उसने इंसान के शरीर के अंदर घुस करके पूरी टेक्नोलॉजी को स्टडी किया। यस और नो? किया ना? अगर मुझे दिखता है, एक्सपेरिमेंट है इसका, सर्च कीजिएगा, एक्सपेरिमेंट है। बिना एक्सपेरिमेंट के कुछ भी नहीं, इसकी एक्सपेरिमेंटल स्टडी है। और न्यूक्लियर फिजिक्स, ये जो आप पढ़ रहे हो, ये न्यूक्लियर फिजिक्स का 0.00000 पीढ़ी 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 बच्चे 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 का भी कम परसेंट है।
मतलब हमें जो हमारे टेक्स्ट बुक में दिया जा रहा है वो बहुत ही कम है, इसकी अलग से रिसर्च की जाती है। न्यूक्लियर फिजिक्स बहुत बड़े लेवल की फिजिक्स है। अभी कुछ साल पहले एक मूवी आई थी ना, ओपेनहाइमर, सुने थे? एग्जैक्टली वो इसी पर बेस्ड है। तो बहुत बड़ी फिजिक्स है, लेकिन हमें सिर्फ ज्ञान आधारित चीजें दी गई हैं। चमका? तो ये सब ऐसे ही हवा में नहीं है कि सेंटर के बाद ऐसा हुआ। हाँ, लेकिन हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस की। अब न्यूक्लियस के बारे में हमें क्या पता है कि न्यूक्लियस के अंदर सारे प्रोटॉन्स होते हैं। तो थ्योरी पकड़ो कि प्रोटॉन और प्रोटॉन क्या करता था। अगर रिपेल करता तो प्रोटॉन प्रोटॉन तो न्यूक्लियस से बाहर चले जाते, तो फिर न्यूक्लियस ही नहीं बचता, एटम ही नहीं होता, ब्रह्मांड ही नहीं होता। बट ये सब है, मतलब कोई तो है जो क्या कर रहा है, इस सबको कंट्रोल कर रहा है। बेसिकली हम इसको अपने थोड़े से अध्यात्म के साथ कनेक्ट करें ना, तो जैसे हमारे में कहा था ना सनातन में कि ईश्वर है, तो आप समझिए कुछ ऐसा ही है, क्योंकि ये एनर्जी ही तो है। सन से एनर्जी आती है भाई साहब, सूर्य भगवान से जो एनर्जी आती है। अब नॉर्मल इंसान के लिए उस सनलाइट है, लेकिन साइंस की भाषा में सनलाइट से तुम इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कैसे? उस सनलाइट को सही जगह पर गिराओ। कहाँ गिराओ? सोलर पैनल पे। सोलर पैनल पे गिरा दो तो इलेक्ट्रिसिटी बन गई। तो वैसा ही चीज है बच्चा। अब नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए, कॉमर्स वाले बच्चों के लिए न्यूक्लियस क्या होता है भाई? कुछ नहीं है, लेकिन है। और दूसरी बात, हमारे शरीर में भी एटम है, हम जो सांस ले रहे हैं उसमें भी एटम है। तो हम हर सांस के साथ साथ एटम के साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी ले रहे हैं, प्रोटॉन भी ले रहे हैं और न्यूक्लियस भी ले रहे हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स एंड साइंस। नहीं चमका? हर जगह है ना? बिल्कुल है। ठीक है, तो एक कहानी याद हुई क्या सर? कौन सी कहानी? न्यूक्लियर फोर्स के अंदर की कुछ खास बातें हैं। पहला कि सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं होता, सिर्फ ग्रेविटेशन नहीं होता, तीनों होता है। और इनमें सबसे बड़ा बाप कौन होता है? और सब पे समान भावना रखता है, किसी भी भेदभाव नहीं करता, सबके बीच में लगाता है। और खुली छूट देती है मम्मा, अप टू 0.8 फेमटोमीटर तक रिपल्सिव, लेकिन उसके बाद तुरंत अट्रैक्टिव। क्यों अट्रैक्टिव? क्योंकि अट्रैक्टिव नहीं होगा तो ये रिपेल करके भाग जाएंगे बच्चे, फूट जाएगा न्यूक्लियस। चलिए, ये भी बात हो गई, बहुत बढ़िया। हाँ, 14 15 बेटा, न्यूक्लियर फोर्स लॉन्ग शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। इसमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है? न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं ना। न्यूक्लियस तो काफी छोटा है, तो ऑब्वियसली लॉन्ग रेंज फोर्स नहीं हो सकता। हमने रुदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में भी देखा था। तो ये सही है, ये गलत है? अब ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ये बेसिकली मोटा मोटा प्रॉपर्टी है बच्चा। 12 13 14 और 15। एक और चीज याद रख लीजिए, इट डजंट फॉलो स्क्वायर इनवर्स लॉ। इसका क्या मतलब है, थोड़ी फील कीजिए। नीट में आया हुआ सवाल है ये। अगर हम ग्रेविटेशन फोर्स की बात करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है F बराबर gm1m2/r²। यानी कि जो फोर्स है वो इनवर्स का स्क्वायर के रिलेशन में चलता है। हमारा जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा फोर्स उतना कम हो जाएगा। हमने न्यूक्लियर इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा कि वो भी तो 1/r² है ना? है कि नहीं है? लेकिन इस फोर्स का ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है, वही चीज हो गई ना, आप एटम के भी छोटे हिस्से में जा रहे हो। इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि इट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट इट्स फॉर्मूला ऑफ फोर्स। तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, इसीलिए ये बनाया गया है कि इट डजंट फॉलो स्क्वायर इनवर्स लॉ। मतलब कि उसमें ऐसा कोई इक्वेशन नहीं है, सिर्फ एक थ्योरी है। और वो थ्योरी पहले वाली थ्योरी को काउंटर कर रही है कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो उसको काउंटर करने वाला कोई उससे भी बड़ा फोर्स है, और वो कौन है? न्यूक्लियर फोर्स। और ये शॉर्ट रेंज फोर्स है, इसलिए इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। इट डजंट फॉलो और ओबे एनी इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो ये हो गई बच्चा आप लोगों की कहानी आपके न्यूक्लियर फोर्स की। चलिए अब आगे बात करते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन्स एनर्जी मास रिलेशन। यहां से 2 मार्क्स और बेटा 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल बन सकता है। बहुत ही पॉपुलर इक्वेशन है, बच्चा बच्चा जानता है, हर बच्चे को पता है कि E बराबर क्या होता है? mc का स्क्वायर, जहां c क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट। मास क्या होता है? मास होता है। और क्या होता है? E क्या होता है? एनर्जी होता है। ये इक्वेशन बेसिकली कहता क्या है बच्चा? ये इक्वेशन बेसिकली कहता है कि दुनिया में कहीं पर भी ऊर्जा है, एनर्जी, तो हम बच्चों उसको किस में बदल सकते हैं? बोलो, मास में।
सिमिलरली अगर कहीं पर भी पूरी दुनिया में मास है तो वी कैन कन्वर्ट दैट मास इनटू एनर्जी। मैं ऐसे हवा में नहीं कह रहा, ये रहा फॉर्मूला। इफ यू हैव 1 kg ऑफ आइस, तो उस आइस के पास एक एनर्जी है जो पिघल करके पानी बन जाएगा। 1 kg को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए? सी स्क्वायर के साथ। सी क्या है? कितना होता है स्पीड ऑफ लाइट? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या आप समझा मैंने जो बोला? इफ यू हैव मास एनी ग्राम एनी केजी कुछ भी, कैन यू कन्वर्ट दैट इनटू एनर्जी? यस सर। हाउ? बाय मल्टीप्लाइंग विथ सी स्क्वायर। व्हाट इज सी स्क्वायर? लाइट का स्क्वायर। अब अगर आपके पास में मास है तो आपने उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, तो मैं बोलूं आपके पास एनर्जी है तो क्या आप उसे मास में कन्वर्ट कर सकते हो? हाँ, मेरे पास 100 जूल जितनी ऊर्जा है, तो मेरे पास ऊर्जा है, उस ऊर्जा की वजह से मैं चल रहा हूं, तो मेरे पास मास भी तो है, तभी तो मैं चल पा रहा हूं। क्या एनर्जी है और मास नहीं है पॉसिबल है? नहीं। इफ एनर्जी इज देयर, मास मस्ट बी देयर. If mass is there, energy must be there. You can convert mass into energy, you can convert energy into mass with the help of this equation. This is the statement of Albert Einstein. हालांकि रियल इक्वेशन ये नहीं होता, m नॉट m स्क्वायर c स्क्वायर प्लस p नॉट का स्क्वायर c पावर 4 होता है, पहले के एनसीईआरटी में था, बट अभी उसकी आवश्यकता नहीं है, अभी है भी नहीं, डिलीट हो गया है। अब सुनना, अगर हमारे पास न्यूक्लियस के मास की न्यूक्लियस मास मान लिया हमने मान लिया कि न्यूक्लियस का जो मास है वो कितना है? 1 AMU। 1 AMU मतलब इतना ही। क्या आप इस मास को कन्वर्ट कर सकते हो? अंजलि, अंजलि बोल रहा हूँ यार, अंजलि कहाँ से आ गई? लास्ट ईयर की स्टूडेंट का फेस याद आ गया। माहेश्मती, माहेश्वरी की थी ना अंजलि? हाँ, नंदिनी, नंदिनी, अंजलि, संगिनी, सबके लास्ट में नहीं आ रहा है इसलिए भूल जाता हूँ, एक में ली है। ठीक है, हाँ बेटा सॉरी। कैन वी कन्वर्ट दैट एटॉमिक मास यूनिट इनटू एनर्जी? कैसे? क्योंकि वो मास है तो कैन वी कन्वर्ट? हाँ बट कैसे? फॉर्मूला बताओ। बस वही पूछना है रे बेटा, यहाँ रख देना भाई। 1.66 10⁻⁻27 सी का स्क्वायर बोल, अरे बोल पक्का। तो ये एनर्जी किस में आ जाएगा? सॉल्व कर दूंगा तो जूल में। अगर मैं इसी को डिवाइड कर दूं, -27 में से 10 जाएगा तो माइनस में 17, और माइनस में 17 नम माइनस में 17 जाएगा तो 6 और 11 हो जाएगा। क्या 10 की घाते -11? सही है, ये भी नहीं आता आप लोग को है, इतना ही तो होगा, ये जूल है। लेकिन अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 1.6 10⁻⁻19 से, तो ये किस में आ जाएगा? 1 EV इज इक्वल टू जूल ना, तो जूल से EV में जाना तो इतना करेंगे। और यही जो एनर्जी होती है बेटा, वो लगभग 930 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी होती है। इसको सॉल्व करने के बाद मेगा भी आता है, मेगा 10⁻6। तो ये अब हमें सीधा याद रख लेना है। कहाँ बसा लेना है इस बात को? मन मंदिर में। क्या याद रखना है? कि कहीं पर भी न्यूक्लियस का मास यदि 1 AMU है, मास AMU मतलब kg, तो उस kg का mc स्क्वायर, उस kg का mc स्क्वायर मतलब एनर्जी इन EV इतना होगा। नहीं आया? सोच के बता, किसी न्यूक्लियस का मास 2 AMU है तो तुझे कैलकुलेटर नहीं उठाना है, कैलकुलेटर तो वैसे भी अलाउड नहीं है तुम्हारे में, तुम्हें कैलकुलेशन नहीं करना है, तुम्हें डायरेक्ट ये याद रखना है कि अगर 1 AMU की एनर्जी इन EV इतनी है तो 2 की कितनी होगी? 2 × खत्म हो गया बेटा, खत्म। समझ में आया ना बात? तो इस इक्वेशन से हमने देखा कि एनर्जी लाई जा सकती है फ्रॉम द mc स्क्वायर इक्वेशन। लेकिन अब हम ये याद रखेंगे कि कहीं पर भी मुझे मास डायरेक्टली AMU में दिया तो मैं इतना बड़ा प्रोसेस नहीं करूंगा, मैं सीधा ये याद रख लूंगा। चमका, चमका। ये प्राइम टॉपिक है इस चैप्टर का, ध्यान से सुनना। कॉन्सेप्ट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, ये डायरेक्टली आएगा भाई साहब, तो 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल लेके आएगा। बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है? सो
इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक न्यूक्लियॉन्स फ्री फ्रॉम न्यूक्लियस। क्या मतलब हुआ बेटा इसका कि न्यूक्लियस में से किसको फ्री करना है? न्यूक्लियॉन्स कौन कहलाता है? प्रोटॉन एज वेल एज न्यूट्रॉन्स। तो किसी भी न्यूक्लियस में से मुझे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को निकाल के बाहर फ्री कर देना है, तो मुझे कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। हम जो एनर्जी देंगे बच्चों, वही एनर्जी किसके बराबर होता है? बाइंडिंग एनर्जी के। नाम से पता चल रहा है बाइंडिंग मतलब बांधने वाली एनर्जी। अच्छा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को तुम फ्री इजिली क्यों नहीं कर पा रहे हो? बड़ा सिंपल सा आंसर है, क्योंकि वहां पर बाप ऑफ द फोर्स बैठा है। कौन? तो तुम्हें उस न्यूक्लियर फोर्स को तोड़ने के लिए बाहर से कुछ देना पड़ेगा कि फूंक मारोगे टूट जाएगा न्यूक्लियस? नहीं भाई साहब, तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी, और जो एनर्जी तुम दोगे वो एनर्जी ही क्या कहलाती है? बाइंडिंग एनर्जी। और ये एनर्जी कोई छोटी मोटी एनर्जी नहीं होती, बहुत खतरनाक एनर्जी है। इसीलिए न्यूक्लियर बॉम्ब के अंदर न्यूक्लियस और इन सब के बारे में पढ़ा जाता है, क्योंकि हम दुनिया के सबसे हैवीएस्ट फोर्स को सोच रहे हैं। तो जब वो फूटता है, बाहर निकलता है, तो बहुत प्रचंड मात्रा में, ह्यूज मात्रा में बच्चों एनर्जी बाहर रिलीज हो जाती है। तो अब इसका एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है थोड़ा उसको समझिए। जैसे मान लो कि ये न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस में बच्चा Z का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्या है Z का मतलब? नंबर ऑफ प्रोटॉन। और N का मतलब है बच्चा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्या मतलब है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। रहता कौन है? यही तो रहते हैं। अच्छा, एक प्रोटॉन का मास बेटा mp है। मास ऑफ वन प्रोटॉन मान लो mp, और मास ऑफ वन न्यूट्रॉन इज इक्वल टू mn। एक प्रोटॉन का मास कितना? mp। और एक न्यूट्रॉन का मास कितना? mn। ऐसे टोटल कितने प्रोटॉन है? z। तो टोटल मास ऑफ प्रोटॉन कितना हो गया? शाबाश, ये हो गया बेटा ZmP। और ऐसे ही बेटा बताइए टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना हुआ? शाबाश, क्या? Nmn। चमका यहां तक? पक्की बात है? हाँ सर। अच्छा, तो टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस कितना होना चाहिए? ZmP plus N। ZmP प्लस Nmn। बहुत अच्छे बेटा, चमका यहां तक? ठीक है। ZmP प्लस Nmn। सोच के देख, अगर यहां पर इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास, मान लो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास अगर ये फ्री फॉर्म में है, मतलब हवा में घूम रहे हैं, तो टोटल 20 किलो मान लिया। एक प्रोटॉन का मास, इसको भूल जाओ अब, अभी इस सिंपल एग्जांपल की तरफ चलो। एक प्रोटॉन जब हवा में घूम रहा है, वो न्यूक्लियस में नहीं है, एक न्यूट्रॉन हवा में घूम रहा है, न्यूक्लियस में नहीं है, तो दोनों का मास 10-10 किलो। कितना हो गया? 20 किलो। प्रैक्टिकली देखा गया कि जब ये हवा में घूमने वाले प्रोटॉन को बोला ए प्रोटॉन इधर आओ, ए न्यूट्रॉन इधर आओ, दोनों मिल जाओ, तो बोले ठीक है भाई हम मिल जाते हैं। लेकिन गजब हुआ, जब एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में मिला, तो मिलने के बाद मास कितना हो जाना चाहिए था न्यूक्लियस का? यस, फिर से समझ। प्रोटॉन फ्री में कहां घूम रहा है? हवा में। न्यूट्रॉन कहां घूम रहा है? हवा में। मैंने प्रोटॉन को बोला प्रोटॉन इधर आ गया, आता हूं सर, आ गया मेरे पास। ए न्यूट्रॉन इधर आता हूं सर, आ गया। मैं बोला तुम लोग न्यूक्लियस बना दो, बोले ठीक है सर बनाते हैं, तो बनाए। तो मेरे को लगा कि अब न्यूक्लियस का मास कितना होगा, बट आया नहीं था। प्रैक्टिकली जो न्यूक्लियस का मास है वो कुछ कम था। $18 kg आया।
अब सोच विचार कर, थ्योरी को फील कर, दिस इज ब्यूटी ऑफ फिजिक्स। दोनों फ्री थे तो कितना, 10-10 20 किलो फ्री में, और जब बने तो कितना 18, तो ये 2 किलो कहां गया, एज पर द, हाँ वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छा, सही पकड़े हो, एज पर द मास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिलेशन ऑफ अल्बर्ट आइंस्टाइन, ये 2 किलो वाली ऊर्जा निकल गई, नहीं आया नहीं आया नहीं आया नहीं आया, क्योंकि मास इज कन्वर्टेबल टू एनर्जी, तो 2 kg जितनी ऊर्जा चली गई, 2 kg चली गई चली गई चली गई। तो मैंने दोनों से पूछा कि अबे ओए मास, ओए न्यूट्रॉन, तुम्हारा 2 kg कहाँ गया, तो बोला सर निकल गया। तो बोला तो मैं क्या करूं, तो दोनों बोलते हैं सर हमें फिर तो करो। मैंने बोला रुक जा पकड़ता हूं, तो मैंने फिर 2 kg को बोला, ओए 2 kg इधर आ। अब वही 2 kg कौन बनेगा पता है, थ्योरी का नाम क्या है, बाइंडिंग एनर्जी। वो 2 किलो को मैंने बोला, ओए 2 किलो इधर आ, इधर 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 मार इन लोगों को, तो वो हमारा धाम दोनों फूट गए फिर से। कितने के हो गए, 10-10 kg के। कॉन्सेप्ट समझ, बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी है जिसके मिलते ही क्या हो जाता है, पटाखा फूटता है, न्यूक्लियस फ्री हो जाता है। किससे फ्री हो जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। कॉन्सेप्ट समझ में आया, यानी इससे तो फिर कभी बनेगा ही क्या नहीं बनेगा, ये जो पूरा न्यूक्लियस तो फिर बनेगा ही नहीं, हम सामने से, तुम्हें क्या लगता है ये एनर्जी बहुत आसान है, अपने आप थोड़ी कोई आ रहा है, बहुत ज्यादा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है, मेगा 10⁻⁶ होता है, एंड दिस इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल फॉर ह्यूमन। तो न्यूक्लियर चैम्बर बनाए जाते हैं, भारत में भी है एक जगह, इसीलिए इसको प्रोसेस को रोका जाता है, और जब ये न्यूक्लियस फूटता है तो बहुत एनर्जी बाहर निकलती है। हाँ पूछ, वही है न्यूक्लियर फिजन। हाँ आप सोचो न्यूक्लियस को फोड़ने के लिए तुम यहाँ पर, अब न्यूक्लियस में ऑलरेडी इतनी जबरदस्त बात है, मतलब इतना जबरदस्त ताकत है, भगवान के पास जो शक्ति है वही तो है, ईश्वर हर जगह पर है, तो वो एनर्जी है, तुमको उस एनर्जी को फोड़ना है तो तुम्हें पहले उतनी एनर्जी डेवलप करनी पड़ेगी, तो बहुत खर्चीला प्रोसेस होता है। इसी में अभी आगे आएगा न्यूक्लियर चैन रिएक्शन, तुम इस एनर्जी को कंट्रोल कर ले गए तो पावर प्लांट में यूज हो जाएगा, और कंट्रोल नहीं किए ब्लास्ट हो गया तो दुनिया का सर्वनाश कर देगा। जापान में हुआ था, कौन सी जगह थी, एग्जैक्टली आज भी जापान भले ही टेक्नोलॉजी में कितना भी आगे हो जाए, लेकिन अमेरिका ने जो दागा था, आज भी वहाँ के बच्चे पैरालाइज हो जाते हैं, बहुत हालत खराब है। और जापान में यंगस्टर्स की संख्या ही नहीं है ही नहीं, सब बूढ़े लोग हैं, खत्म हो जाएगा कुछ दिन में। तो ये बहुत बेकार चीज है, समझ गए, मतलब इंसान ही इस चीज को जान पाया, और इंसान को भी पता है कि हमने बहुत खतरे की चीज बना दी, इसलिए ओपेनहाइमर में लास्ट में बोलता है, और वो श्रीमद् भगवत गीता से ही प्रेरित हुआ था, है ना, अपने उसमें ही लिखा था, क्योंकि हमारे में विष्णु जी कहते हैं ना कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही अंत हूं, मैं ही आरंभ हूं, सब कुछ वही है। तो सोचो, तुम सोच करके देखो बच्चा, जैसे हमें लगता है हम इंसानों को कि ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत भारी है, मैं बहुत भारी हूं, मैं 70 kg का हूं, 80 kg का हूं, लेकिन हमारे शरीर का एक छोटा सा हिस्सा न्यूक्लियस, जिसका मास है सिर्फ और सिर्फ कितना, 1.66 10⁻⁻27 kg, मुझे दिखेगा ही नहीं, मैं महसूस भी नहीं कर सकता हूं, और पूरे दुनिया की सबसे भारी ताकत उसी न्यूक्लियस में है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ यूनिवर्स। समझ गए ये बात, ठीक है, चलो तो ये तो हो गई कहानी। अब थोड़ा तो क्या कहते हैं, आपकी किताब के हिसाब से कैसे सवाल बनेंगे वो सुन। तो सीधा सीधा बेटा, अब तुम्हें कहानी समझ में आ गई ना, कि मतलब जो मास ऑफ न्यूक्लियस है वो कम होगा फ्री फॉर्म ऑफ दिस। तो बाइंडिंग एनर्जी को कैसे कहा गया, ये जो डेल्टा एम है मास का डिफरेंस, ये है ZMP प्लस NMN, ये वो 10-10 kg माइनस कैपिटल M। व्हाट इज कैपिटल M, मास ऑफ द न्यूक्लियस, ये समझाने के लिए लिखा था, ठीक है। ये दोनों फ्री फॉर्म के प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास 20 किलो, और ये जो कैपिटल M है कौन है, वो न्यूक्लियस का मास, ऐसा लिखते हैं। यार तुझे मेरी बात समझ में नहीं आई, नहीं आई, आ गई सबको, ठीक है। तो बेटा इससे क्या निकला, मास का डिफरेंस, और अगर मुझे बाइंडिंग एनर्जी चाहिए तो मैं इसी डेल्टा एम को c² से मल्टीप्लाई कर दूं, या फिर मैं सीधा बोलूं कि डेल्टा एम को सीधा 930, असली में ये नंबर होता है, बट आप एग्जाम में अपना समय बचाने के लिए इसको क्लोज टू 930 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्टेज ले सकते हो। नीट में तो इसका हम लोग 900 भी लेके करते हैं। ये कैलकुलेशन आएगा एग्जाम में, कोई भी एलिमेंट दे सकता है, जैसे मान लो मैं तुमको 7n14 दे दूं, अब बोलूं बताओ नाइट्रोजन को फोड़ने के लिए कितनी बाइंडिंग एनर्जी, तो क्या करोगे, फॉर्मूला बिठा दो, Z कितना है 7, मास ऑफ प्रोटॉन गिवन होगा, N कितना है 7, A माइनस Z N होता है, और M भी दिया होगा नाइट्रोजन का। कैलकुलेशन करना है, सॉल्व करना है, जो आंसर आए उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है,
असली नंबर है 931.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्टेज। अगर समय रहे तो पूरा करना, समय कम रहे तो 930 मान करके सॉल्व करना। 3 मार्क्स से 3 मार्क्स पूरा मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई बेटा तुम्हारी कॉन्सेप्ट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। अब नंबर 19 पर आ जा। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। इसके बारे में भी सुन ले। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है EB अपॉन में A। क्या होता है बेटा? अपॉन में A क्या है? नंबर, एटॉमिक मास नंबर। बेसिकली बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमें स्टेबिलिटी को बताता है। स्टेबिलिटी को प्रेजेंट करेगा। अगर EBN बहुत हाई है तो वो स्टेबल न्यूक्लियाई है, उसे तुम फोड़ नहीं सकते। और अगर पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी नहीं बाबरो, MCQ है। पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी यदि अधिक है तो वो बहुत स्टेबल है, और पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम है तो वो अनस्टेबल है, आसानी से फूट सकता है। समझ गए? तो देखा गया प्रैक्टिकली कि जो बहुत ज़्यादा एटॉमिक मास नंबर वाले एलिमेंट हैं, जो बहुत हैवी न्यूक्लियस है, जैसे यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, उसको फोड़ा जा सकता है। वो फूट जाता है क्योंकि वो क्या हुआ? क्योंकि उसका क्या कम होगा? बाइंडिंग एनर्जी नहीं, पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी, दोनों अलग अलग बात है। बाइंडिंग एनर्जी ए से मल्टीप्लाई होगा और पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी ए से डिवाइड होगा। तो वो एलिमेंट जो बहुत स्टेबल है, मतलब उनका क्या ज्यादा है? यस, बाइंडिंग एनर्जी नहीं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। और वो जो अनस्टेबल है उसका क्या कम है? EBN कम है। इसके बेसिस पर एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, EBN वर्सेस A। इसे तुम्हें रट्टा मारना होगा, ऐसे चूहे की तरह होता है। अब हम लोग पढ़ते थे तब से ऐसे याद किए हैं, और सबसे हाईएस्ट याद कर लेना है, MCQ बन सकता है। 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्टेज, ये आयरन का होता है। लोहा को तोड़ ही नहीं सकते जल्दी इजिली। आयरन द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई इन द नेचर ऑफ द अर्थ बिकॉज ऑफ इट्स हाईएस्ट EBN, दैट इज 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्टेज। ये A है बच्चों, ये आपको NCERT से ग्राफ याद करना है। बात आई समझ में? ठीक है, एक बार ग्राफ देख लो। ये सब कहानी पढ़ना जो तुम बोल रही थी ना नंदिनी, क्या बोल रही थी तुम? नहीं, तुम बोली ना सर ये सब कैसे पता चला था, तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में लिखा है। देख बेटा, पहला एग्जांपल एकदम पिचकू सा है। मास आयरन न्यूक्लियस इतना दे रखा है, तो मैं डेंसिटी पूछा है, निकाल लोगे तो 10 पावर 17 आएगा। दूसरा एनर्जी बराबर mc² है। ये रहा मास 1 ग्राम, उसको c² के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आंसर जूल में आएगा। अगर एग्जाम में पूछा EV में तो क्या करोगे? इसी को किससे डिवाइड कर देना? 1.6 into 10। ठीक है। उसके बाद यहां पर आगे आता है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। ये रहा वो फॉर्मूला डेल्टा M का जो मैंने आपको बताया, टेक्स्ट बुक वाला ही है। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल है, देख लो कैसे करना होता है। फाइंड द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 एटॉमिक मास यूनिट, फर्स्ट इन जूल्स एंड देन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्टेज। ये तो हमने ही निकाल दिया था। 1 U के बराबर इतना होता है, उसको सॉल्व कीजिएगा तो देखो इतना आया। कितना आया? 931.75 ना, तो उसको 5 ले लिया है बराबर। उसके बाद बोलता है यूजिंग दिस एक्सप्रेस द मास डिफेक्ट ऑफ इसका। अब इसका मास डिफेक्ट पूछा है ऑक्सीजन का, तो कैसे निकालोगे मास डिफेक्ट? तो मास डिफेक्ट निकालने के लिए डेल्टा M आपके पास था, और उसको c² यानी कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्टेज से मल्टीप्लाई इतने से कर दोगे तो आपका आंसर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्टेज में आ जाएगा। ये रहा वो जो ग्राफ मैं बोल रहा था। ये ग्राफ बेटा आपको याद रखना है, और इस ग्राफ के सारे पॉइंट, मेन जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया वो ये बताया कि जो लाइट न्यूक्लियस और जो हैवी न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल है। यहाँ वाले ये अनस्टेबल है। ये आयरन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, देखो 8 और 10 के बीच में आ रहा है, 8.8 के आसपास आएगा। यूरेनियम
ये सारे अनस्टेबल होते हैं, जल्दी फूट जाते हैं। एक और चीज याद रखिएगा, इनका इस्तेमाल होता है, ये वाले का इस्तेमाल होता है न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस में। किसमें? और इन लोगों का इस्तेमाल होता है फ्यूजन में। दोनों एक बात है, अलग अलग? दोनों अलग अलग बात है। न्यूक्लियर फिजन का मतलब होता है टूटना, न्यूक्लियस का फूटना और एनर्जी निकलना। और फ्यूज का मतलब होता है दो छोटे छोटे लाइट न्यूक्लियस का मिलना, तो भी एनर्जी बाहर निकलना। हमारा जो सन है, सूर्य भगवान, उसमें से लगातार साइंस के हिसाब से एनर्जी बाहर निकल रही है, तो उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है। और जो हम हिरोशिमा नागासाकी पे बम की बात कर रहे हैं, उसमें ये है न्यूक्लियर फिजन, यानी कि यूरेनियम को तोड़ा गया था, एनर्जी बाहर निकलती है और ये चेन रिएक्शन है, बहुत तेजी से फूटता है, एनर्जी अनकंट्रोलेबल हो जाती है। तो ये आप याद रखें। अब ये सारा मुद्दा बेटा आपको याद करना है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज प्रैक्टिकली कांस्टेंट, प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट ऑफ द एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ मिडिल मास नंबर। 30 से 170 के बीच में जो होता है उसमें द कर्व हैज अ मैक्सिमम अबाउट 8.75, वैल्यू ऑफ 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्टेज फॉर A238। बता रहा है कि 238 वाले का कितना होता है और फिर यहाँ पर इसका कितना होता था, सब आपको याद करना है। EBN इज लोअर फॉर बोथ लाइट न्यूक्लियाई एंड हैवी न्यूक्लियाई। तो जिन लोगों का मास नंबर 170 से ज़्यादा होता है उसका भी पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी कम है, इसलिए भी वो अनस्टेबल है। और जो 30 से नीचे वाले हैं, जो लाइट न्यूक्लियस है, लाइट और हैवी दोनों ही न्यूक्लियस की पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी कम होती है, वो ये कह रहा है। वी कैन ड्रॉ सम कंक्लूजन्स फ्रॉम दिस टू ऑब्जर्वेशन। पहला, the force is attractive and sufficiently strong to produce a binding energy of a few mega electron voltage per nucleon। और दूसरा, the constancy of the binding energy in the range 30 to 170 is a consequence of the fact that the nuclear force is short ranged। कंसिडर ये पूरा पढ़ना बेटा, ये पूरा पढ़िएगा। तीसरा मुद्दा भी पढ़ना, न्यूक्लियर फिजन से रिलेटेड है और फ्यूजन से रिलेटेड है। फिर ये न्यूक्लियर फोर्स तो मैंने आपको बता दिया। रेडियो एक्टिव में ये क्वेश्चन बन सकता है बेटा, थ्योरी है, यहाँ पर कोई फिजिक्स नहीं है, इसलिए सीधा बता दे रहा हूँ कहाँ कहाँ से सवाल बन सकता है। अल्फा डीके, बीटा डीके एंड गामा डीके। अल्फा डीके का मतलब होता है हीलियम, न्यूक्लियस से हीलियम का निकलना। बीटा डीके बेसिकली इलेक्ट्रॉन होता है, या तो उसको पॉजिट्रॉन भी कहते हैं। और ये दोनों में रिलेशन है कि पार्टिकल विद द सेम मास एज एन इलेक्ट्रॉन बट विद द चार्ज एग्जैक्टली अपोजिट टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन आर एमिटेड। गामा कोई पार्टिकल नहीं है, बट ये बेटा एक वेव है, लिखा नहीं है, इन विच हाई एनर्जी फोटोन्स आर एमिटेड। फोटोन वेव ही तो होता है, तो ये याद होना चाहिए, ये आपके असर्शन रीजन में आ सकता है। इससे पहले वाला जो बताया बेटा 3-3 पॉइंट्स न्यूक्लियर ग्राफ वाला, वहां से 2 से 3 मुद्दे लिखोगे तो आपका सीधा 2 मार्क्स 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी, इसमें कुछ नहीं है। चैन रिएक्शन, हाँ ये रहा फिजन, ये पूरा याद करना है। मैं आपको बेसिक मतलब बता देता हूँ कि क्या होता है। न्यूक्लियर फिजन का मतलब होता है हैवी न्यूक्लियस जस्ट लाइक यूरेनियम, इसके ऊपर तुम्हें न्यूट्रॉन को मारना है। न्यूट्रॉन का मतलब 0 and 1, तो देखो यहाँ 235 था, प्लस 1 कितना हो जाएगा? 236। 92 प्लस 0 92, तो बैलेंस करना है जैसे केमिस्ट्री में करते हो। फिर ये यूरेनियम 236 किसी भी चीज में फूट सकता है, खुद को कन्वर्ट कर सकता है, और कोई प्रैक्टिकली इसको बता नहीं सकता कि किस में फूटेगा। बेरिलियम में जा सकता है, क्रिप्टॉन में जा सकता है, 3 न्यूट्रॉन में हो सकता है। तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे बन सकता है, ये रिएक्शन दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, ये क्वेश्चन मार्क होगा, ये दिया होगा, ये दिया होगा, तो तुम्हें बैलेंस करने आना चाहिए। यानी बेसिकली ये हमें याद करना पड़ेगा। समझ गए कि क्या बनेगा? अब देखो यहाँ पर एक रिएक्शन है जिसमें यूरेनियम पे न्यूट्रॉन मारा तो 92 236 बना। वही नीचे देखो, उसी यूरेनियम पे न्यूट्रॉन मारा तो यहाँ पर Sb Nb और 4 न्यूट्रॉन बन रहे हैं। मतलब न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन अनसर्टेन है, कोई नहीं बता सकता कि यूरेनियम खुद को किस में बदलेगा। कभी बेरिलियम में बदल रहा है, कभी Sb में बदल रहा है, कभी Nb में बदल रहा है, कभी क्रिप्टॉन में बदल रहा है। फिर यहाँ मारा तो जेनॉन में बदल गया, Sr में बदल गया, न्यूट्रॉन में बदल गया। ये सारे रिएक्शंस आपको कंठस्थ होने चाहिए। क्या है न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस? सिंपल है यार, दिख रहा है। न्यूट्रॉन को इस पे मारा, बॉम्बार्ड किया, तो ये यूरेनियम फूट जाएगा, फूट के किसी में बदलेगा, एनर्जी बाहर निकलेगी, वो तुम्हारा न्यूक्लियर फिजन है। और ये भी याद होना चाहिए कि कितनी एनर्जी बाहर निकलती है, तो 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्टेज, 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्टेज
पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी। फिर उसके बाद न्यूक्लियर फ्यूजन, ये तो पक्का याद करके जाना है आपको, ये आपको रट्टा मारना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। सन और सन के अंदर जो हजारों करोड़ों सालों से जो रिएक्शन हो रही है, जिसके अंदर प्रोटॉन प्रोटॉन आपस में मिल रहे हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन आपस में फ्यूज हो रहे हैं और एनर्जी बाहर निकल रही है, वो ये वाली रिएक्शन है। 1h1 1h1 1h2 ये पॉजिट्रॉन होता है, न्यूट्रिन बोलते हैं इसको, न्यूट्रिनो 0.42, 1h2 1h2 2he3 प्लस ये इतना बनेगा, ये सब याद होना चाहिए बच्चा। ये रिएक्शन भी आपके पास होना चाहिए, इसको एग्जाम के एक दिन पहले पूरा रट्टा मारना, लिख लिख करके पढ़ना, तभी याद होगा। नीचे वाला भी रिएक्शन। और फ्यूजन में टोटल एनर्जी कितनी रिलीज होती है, तो 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्टेज। कंट्रोल्ड थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन, एक बार ये पढ़ लीजिए, इसमें क्या है। द नेचुरल थर्मल न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस इन अ स्टार इज रेप्लिकेटेड इन अ थर्मल न्यूक्लियर फ्यूजन डिवाइस इन कंट्रोल फ्यूजन रिएक्टर्स। द एम इज टू जनरेट स्टेडी पावर बाय हीटिंग द न्यूक्लियर फ्यूल टू अ टेम्परेचर इन द रेंज ऑफ 10⁸ केल्विन। बेसिकली कहना चाहता है कि फ्यूजन रिएक्शन में जो एनर्जी बाहर निकलती है, वो एनर्जी हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कितना बना सकते हैं, तो वो टेम्परेचर 10⁸ केल्विन का हो सकता है। ये क्वेश्चन बन सकता है, बाकी तो और कुछ नहीं है, कहानी है, ठीक है। ये भी आप ट्राई कीजिएगा 13.4। इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कोई सवाल है। हाँ, ये जरूर करना बेटा, क्योंकि इसके अंदर सारे सवाल रिलेटेबल हैं, जो आपको मैंने पढ़ाया फ्यूजन एंड फ्यूजन, वहां से आ सकता है। हो जाएगा, याद करना है, सब थ्योरी है। एक्सरसाइज में कुल मिलाकर के 60 सवाल हैं। कितने? 60 नहीं है, 10 सवाल हैं, कर डालिए, खत्म। चलो, तो दैट्स इट बच्चों। आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मॉम। भारत माता की जय हो। सही बोला ना मैंने? ठीक है।